प्यारे बच्चों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जयंत। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, जिसमें सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका जीवन की इकाई और कोशिका की संरचना और कार्य, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आज जिस सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग का स्टडी करेंगे वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रव्य जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका ध्यान देना है। तो ये कोशिकांग है। कोशिका के अंदर बहुत ढेर सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसमें से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर मुख्यतः ट्रांसपोर्टिंग का कार्य करते हैं। पदार्थों के आवागमन का मुख्य रूप से कार्य करते हैं और ये समस्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। केवल मैच्योर आरबीसी, जो ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी परिपक्व लाल रुधिर कणिका है, उसमें नहीं पाए जाते। साथ ही प्रोकैरियोट कोशिकाओं में भी नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और मैमल आरबीसी को छोड़कर शेष सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट साइंटिस्ट है गार्नियर। GARNIER, गार्नियर। ये गार्नियर ने 1897 में 1897 में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा था कोशिकाओं के अंदर, और उन्हें आर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया। अजैव द्रव्य आर्गेस्टोप्लाज्म माने अजैव द्रव्य बोलेगा। आर्गेस्टोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? आर्गेस्टोप्लाज्म का मतलब अजैव द्रव्य कह सकते हो। लीजिए मैं लिख दे रहा हूं, अजैव द्रव्य उसका मतलब होता है। सबसे पहले इन्होंने देखा गार्नियर ने 1897 में, और उसको आर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया, जिसका मतलब है अजैव द्रव्य। बाद में पोर्टर, PORTER पोर्टर, ये 1945 में, काफी लंबा टाइम बीता, 1945 इन्होंने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। इनके द्वारा ये नाम आया। कब नाम आया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम दिया। सबसे पहले नाम दिया पोर्टर ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया। इसके बाद रॉबर्ट एंड सेज आए। रॉबर्ट एंड SAEZ सेज वैज्ञानिक है। इन्होंने 1970 में इनको साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम का इसका नाम रखा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये बिखरी रहती हैं। तो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर
साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर VACUOLAR वैक्यूलर सिस्टम, साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलर सिस्टम इसको नाम दिया, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ये फैली रहती है पूरा, उसका एक तरह से कह लीजिए कि कंकाल तंत्र बनाती है। जैसे कंकाल सिस्टम हम लोगों में है, एक ढांचा देती है सेल के अंदर, पूरा एक फैली रहती है। इस तरीके की रचनाएं होती हैं। डबल मेम्ब्रेन रचनाएं हैं, दोहरी झिल्ली से भी घिरी हुई रचनाएं होती हैं और कोशिका के अंदर काफी महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इनके ऊपर राइबोसोम्स इनकी सतह पर लगे होते हैं। जब लगे होते हैं तो ऐसे लगे होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम का नगर बसा हुआ है। कुछ स्थानों पर नहीं भी पाए जाते हैं और इसी आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की हैं, आगे चर्चा करेंगे, SER और RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाद में हम चर्चा लास्ट में करेंगे इसके बारे में। पहले अब देखेंगे हम संरचना, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी संरचना में किस तरीके से कौन कौन से भाग हैं इनको देखना है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना मुख्यतः अगर देखी जाए, स्ट्रक्चर इसका देखें अगर, तीन भाग, स्ट्रक्चर, संरचना, इसकी संरचना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तीन मुख्य भाग हैं। पहला है सिस्टर्नी, थोड़ा सा सिस्टर्नी पहला है, सिस्टर्नी, दूसरा होगा वेस्किल और तीसरा होगा ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी, वेस्किल और ट्यूब्यूल्स, ये तीन मुख्य कह सकते हैं भाग। देखिए, एक संरचना से समझेंगे उसकी पोजीशन क्या है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में सबसे बाहर होता है, जानते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लगी हुई है और न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमैटिन थ्राइड होती हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो केंद्र की रचना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। अब यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही लगी रहती है, निकलती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से ये रचनाएं हैं, निकल रही हैं। एक ही जगह आ गया क्या? ऐसे लगी होंगी ये, और दूसरी तरफ ये यूं कह ले जाकर किससे जुड़ जाएंगी, दूसरी तरफ ये जा करके जो सेल मेम्ब्रेन होगी, ये कोशिका झिल्ली है मान लीजिए, उससे जाकर के जुड़ जाती है। तो एक तरफ ये ध्यान रखना है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लगी रहेंगी ये उन्हीं से। ये और बहुत चारों तरफ लगी है तो उनका संक्षेप दिखा रहे हो आप। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। कहने का मतलब ये है, एक आपने दिखाया है किस तरीके से। तो एक तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो भी कहो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बीच में लगी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको ये भी यहीं पर हम स्पष्ट कर दें कि अगर इनके ऊपर ये राइबोसोम यदि प्रेजेंट है, ध्यान देना, इनके ऊपर अगर राइबोसोम प्रेजेंट है इनकी दीवार पर, तो ये पहले ही बताए हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। ये मैंने प्रयास किया है कि इसमें आपको दिखा दिया जाए कि कुछ दोनों ही डायग्राम में इकट्ठा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इतना जो है आपका मैंने दिखा दिया है RER, इसका मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इतना जो है भाग जो हमने दिखाया इधर आगे का, ये इसमें नहीं है राइबोसोम, तो ये है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों मैंने चित्र में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो ये और ये इसके ऊपर चूंकि राइबोसोम है, आप देख रहे हो रफ वाले में क्या है, राइबोसोम उपस्थित पाए जा रहे हैं। 80S राइबोसोम होंगे, 80S 80S प्रकार के राइबोसोम, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका की बात है। तो यहाँ पर ये पोजीशन दिखाई गई है, इसमें इस तरीके से लगे हुए। रही बात सिस्टर्नी, वेस्किल और ट्यूब्यूल्स, इन तीन रचनाओं से मिलकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। सिस्टर्नी जो होती है, देखिए ये लंबी चपटी अशाखित नलिकाएं होती हैं, नलिका जैसी रचनाएं हैं, ये ऐसे होती है, ये पतली चपटी, ये लंबी, ये लगी है, एक दूसरे के समानांतर लगी होती है, ये लगी है जो ये समानांतर एक दूसरे के। तो ये ध्यान रखेंगे सिस्टर्नी होंगी, सिस्टर्नी है। इनके ऊपर आप चाहे तो ये दिखा ले, सिस्टर्नी पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये पोजीशन पर निर्भर करेगा, कहाँ किस स्थान की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर डिपेंड करेगा। फिर भी ये आप दिखा लीजिए कि ये सिस्टर्नी है। तो सिस्टर्नी ध्यान रखेंगे, लंबी चपटी, फ्लैटेंड, लॉन्ग, और ये अनब्रांच्ड अशाखित ट्यूब्यूल्स हैं, नलिकाएं हैं, रचनाएं हैं। ये एक दूसरे के समानांतर पैरेलल लगी रहती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दूसरी वेस्किल है, वेस्किल जो होती है ध्यान रखेंगे, थैली जैसी रचनाएं होती हैं, ये वेस्किल्स हैं, कुछ दिखा लें आप, वेस्किल है, वेस्किल थैले जैसी रचनाएं होती हैं। ये वेस्किल है, थैली जैसी रचनाएं होती है, वेस्किल ध्यान रखेंगे। और ये थैले यानी अंडाकार रचनाएं ध्यान रखेंगे। तो तीसरी रचना की बात करें, ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूल्स जो होती है केंद्रक के न्यूक्लियस के पास से निकलती है, ट्यूब जैसी ट्यूब्यूल्स। आ रहा है ना चित्र में, देख लेना। ये ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ट्यूब जैसी रचना है। और ज्यादा इनको वो कर सकते थे,
विभाजित करके दिखा सकते हो, यदि नहीं है तो भले दिखाएं। ये ट्यूब्यूल्स है लगी। तो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से रचनाओं से बनती है। ट्यूब्यूल्स कहाँ निकलती हैं? न्यूक्लियस के पास से, ध्यान रखेंगे, ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, केंद्रक के नजदीक से, पास से निकलती है। तो ये मुख्य रूप से उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना। इनमें ये वेसिकल्स होती है, किनारा जो जाता है, जैसे चित्र में चलते हैं आप, निकालते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, वहां से जब निकालते हैं ले जाते हैं, ये ऐसे ये ट्यूब्यूल्स वाली भाग ये सिस्टर्नी लंबा जाती है, और ये किनारे जो फूल जाता है वेसिकल्स होती है, ये भाव रहता है। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बननी चाहिए, ऐसा रहता है। वेसिकल्स हो जाएंगी, ट्यूब्यूल्स हो जाएंगी जो पास से निकल रही है उसके, और ये वाली लंबी वाली क्या हो जाएंगी? सिस्टर्नी हो जाएंगी। चित्र में स्पष्ट है, यहाँ भी स्पष्ट है। इनको भली भांति आपको ध्यान में रखना है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है 2 प्रकार का होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। एक है, ध्यान रखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है ग्रेनुलर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले चाहे ए ग्रेनुलर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा आपका होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUDH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER, SER और RER, इनको दोनों को समझेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हुआ कि ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सतह जो होती है, सरफेस जो होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, अर्थात उनके ऊपर राइबोसोम्स अब्सेंट, राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स आर अब्सेंट इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस, नहीं पाए जाएंगे, इसलिए वो स्मूथ वर्ल्ड होती है। और ये शरीर के अंदर उन कोशिकाओं में, शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जहाँ पर फैट सेल्स जैसे है, जैसे एड्रिनल है, जैसे लीवर है, यकृत, जहाँ पर फैट्स का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का कह लीजिए जहाँ पर स्टोरेज होता है, ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की जो है पाई जाती SER। प्रोटीन नहीं संश्लेषण होता, क्योंकि राइबोसोम चाहिए, राइबोसोम मुख्य है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट वहां RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी के उपस्थिति के कारण खुरदुरा महसूस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ध्यान रखेंगे, ये इसकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चित्र तो बनाए हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये इधर जुड़ा है मान लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसकी सतह पर यहाँ पर जब राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये कैसा प्रतीत होगा आपको? रफ, खुरदुरा। और नहीं पाए जाएंगे तो कैसा प्रतीत होगा? स्मूथ, चिकना। तो ये यहाँ राइबोसोम चुकी है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम है, इसलिए कैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं दिखाएंगे राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो RER है, ये फाइब्रोब्लास्ट, पैंक्रियास, इनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
प्रोटीन सिंथेसिस का मेनतः कार्य करते हैं। और जो SER है उनको हमने बता दिया आपको, लीवर सेल्स में पाए जाएंगे, एड्रिनल में, फैट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं मुख्य रूप से। और ये ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स, इनके सिंथेसिस में ये हेल्प करेंगे। स्टेरॉइड, जो हार्मोन्स हैं स्टेरॉइड वाले, उनको बनाने में सहयोग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन में सहयोग करते हैं। SER। अब आगे बहुत हो गया इसमें, अब इसके फंक्शन देख लेंगे आप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फंक्शन। कार्य, क्या कार्य करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? पहली बात तो सपोर्ट, काहे का सपोर्ट देता है भैया? आप देख रहे हो कि पूरे उसमें फैला हुआ है, केंद्रक झिल्ली से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के और सेल मेम्ब्रेन बाहर तक पूरा फैला हुआ है, लगा हुआ है, पूरे कोशिका को सपोर्ट देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है, वो कोशिका द्रव्य में पूरा का पूरा बिखरा रहता है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, क्या करता है ये, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? दूसरा इंट्रा, INTRA, इंट्रासेलुलर, CELLULAR, सेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ, देखिए कोशिका के अंदर कह लीजिए, जैसे केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें पोर्स होते हैं, छिद्र, और अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, वहां से पदार्थों का, सब्सटेंसेस का आगे ट्रांसपोर्टिंग होता है, आउट निकालना हुआ न्यूक्लियस के अंदर का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, मटेरियल है, जिसको बाहर निकालना है सेल के बाहर, तो इन्हीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू वो आउट होगा, बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे देखें, जैसे जाने का उसके क्रम क्या होगा, ये देखें, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें छिद्र होता है, पोर, उस पोर के द्वारा निकलेगा, अब पोर से निकलेगा तो कहा जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ER लिखे तो आप समझ जाए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन जुड़ा होता है? खासतौर पर गाल्गी बॉडीज, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, तो ये कहाँ चला जाएगा भैया? उसके बाद में देखेंगे आप, तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स में, GOLGICOMPLEX, गाल्गी कॉम्प्लेक्स में, गाल्गी कॉम्प्लेक्स से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे पड़ेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर ये क्या कर दिया जाएगा? आउट, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? आउटसाइड, आउटसाइड निकाल दिया जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि इस तरीके से बाहर ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग का भी कार्य करता है। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, तीसरा फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का संश्लेषण करता है। पहले बता दिए थे कि SER जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, मुख्य रूप से उसका रोल होता है कि वो किसका? लिपिड, वसा का, फैटी सेल्स में पाए भी जाते थे, बताए थे। तो यहाँ पर ये वसा का क्या करता है? संश्लेषण का कार्य करता है। और ये भी बताए थे स्टोरेज करता है ग्लाइकोजन का, तो स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का संग्रह, हिंदी में लिखना होगा तो ग्लाइकोजन का संग्रह, लिपिड का संश्लेषण, इस तरीके से आपको लिखना है कि ये क्या करता है। इसके अलावा क्या कार्य करता है?
मिटा दे नीचे का, ऊपर का, नहीं तो फिर नीचे ज़्यादा दिखता नहीं है। तो आपको ये मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे एक दो कार्य और देख लें इसके अलावा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी नंबर रहा हो, कौन नंबर था, 5वां, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो विषैले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थों का ध्यान रखेंगे, निस्तारण, निष्कासित करने में उनको। तो जो उसमें इंडोजिनसली, एक्सोजिनसली, बहिर्जात, अंतर्जात, जो भी उसमें टॉक्सिनस सब्सटेंसेस हैं, उनको बाहर निकालने में ध्यान रखेंगे। ये SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। तो ये बहुत ढेर सारे कार्य हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है, परागकण, पॉलन ग्रेन याद होगा आपको। परागकण की जो भित्ति होती है, परागकण में जैसे परागकण है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है एक साइन कहलाती है, भीतरीन टाइन। ये एक साइन जो होती है, पोरस होती है। एक साइन के बनने में ये कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है, एक साइन के निर्माण में मदद करता है। और इसमें बीच में जो पोर होते हैं, छिद्र होते हैं उसकी दीवार के ऊपर, इस साइन के, उसके बनाने में क्या करता है, ये सहयोग करता है। यानी पॉलन ग्रेन की एक साइन जो है उसके निर्माण में और उनमें जो पोर्स होते हैं उनके बनने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। कोशिका के अंदर ट्रांसपोर्टिंग का जितना कार्य है वो सब सारा कार्य करने का इसको श्रेय है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एक साथ दो कोशिकांग अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये भी कोशिकांग बड़ा ही है। नेक्स्ट हम लोग गाल्गी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे और आज हम समझते हैं कि इतना पर्याप्त है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके लिए मैं और भी वीडियो बना सकूं और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं ताकि उसका लाभ सबको मिले। हालांकि हर बार एक वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करता हूं तो लगभग 5 सब्सक्राइबर जो है बढ़ते हैं, तो स्वाभाविक है, बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट हैं उनके कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, उससे मेरा मनोबल और ऊंचा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सर आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते ही मुझे याद हो जाता है पूरा। तो कोशिश अपनी जरूर रहती है कि अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करूं और आप इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, नोट्स बनाइएगा, अच्छे से लिखिएगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बंद करते हैं।